मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो सेकंड बुक है, जो कंपलसरी पेपर है, क्योंकि एमएससी फाइनल ईयर मान लो या फिर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर, अभी जैसे सेमेस्टर सिस्टम है तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर हो गया, उसमें दो बुक है जो आपके कंपलसरी होती है, फर्स्ट स्पेक्ट्रो वाली और सेकंड जिनको जनरली लाइफ साइंस बोलते हैं, उस बुक का नाम है एडवांस केमिकल बायोलॉजी। उसके थर्ड यूनिट है एंजाइम मॉडल्स, उन्हीं को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मॉडल अपने लेते हैं होस्ट, गेस्ट और केमिस्ट्री। होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री का मतलब होस्ट और गेस्ट, ये तो जनरली सभी जानते हैं कि होस्ट क्या होते हैं, मेज़बान। ठीक है, जैसे अपने घर है, घर में हम मेज़बान हुए, कोई जो गेस्ट आ रहे हैं, जो अतिथि आ रहे हैं, वो गेस्ट होते हैं। ठीक है, और हम क्या हो गए, मेज़बान यानी कि होस्ट। तो उसी के कंसेप्ट पे एंजाइम का एक मॉडल दिया गया कि कैसे एंजाइम्स आते हैं, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे उनका बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो उसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसमें, और ये देखो, ये यहाँ पे साइड में आपके पिक्चर भी बनी हुई है, मैंने पिक्चर भी डाली है ये वाली। ठीक है, तो इसमें होस्ट और गेस्ट में एक होता है कि जनरली कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनते, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वैसे बॉन्ड नहीं बनते, वीक इंटरेक्शंस बनते हैं। तो अभी कंटिन्यू करेंगे इसी को। चलो, फर्स्ट है इसमें द स्टडी ऑफ फिनोमिनन in which receptor or host molecule undergoes complexation with smaller guest molecules। तो ये आपकी होगी फर्स्ट। हिंदी में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, बीएससी के भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं साथ में, एमएससी वाले भी पढ़ते हैं, कॉमन टॉपिक्स होते हैं साइंस में, जो बीएससी में चलते हैं वही एडवांस आके केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। तो अभी देखो इसमें क्या बोला है कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या रिसेप्टर या फिर होस्ट, रिसेप्टर का मतलब जो उसको ले रहा है, जो उसको वेलकम कर रहा है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल और किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो छोटे गेस्ट के मॉलिक्यूल होते हैं। छोटे गेस्ट का मॉलिक्यूल जब इसमें यहाँ पे दिया गया, तो इसका मतलब होस्ट क्या होना चाहिए अपने पास, लार्ज। ठीक है, होस्ट क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। सेकंड है ऑल्सो नोन एज सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। अब इसको सुप्रा मॉलिक्यूलर क्यों बोला, सुप्रा मतलब एक बड़ा, सुपर लेवल का होती है केमिस्ट्री, तो उसका सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की असेंबलीज के बिहाफ पे इसको बताया गया कि इसीलिए कि मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग आते हैं, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल है, ये क्या है अपने पास, होस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, गेस्ट है। ठीक है, तो कैसे इन दोनों की असेंबली हो रही है, कैसे ये एक साथ जुड़ रहे हैं, उस चीज़ को बताने के लिए ये वाली केमिस्ट्री का सहारा लिया गया और इस नाम क्या दिया गया, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बता चुकी हूँ, in the host are large and guests are small in size. Host are large and guests are small in size. ठीक है, next है host molecule form complex with guest keeping it stereochemistry. stereochemistry का मतलब, stereochemistry का क्या होता है, 3D अरेंजमेंट। आपने प्रीवियस में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल्स का क्या 3D अरेंजमेंट, किसमें, स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि स्पेस में। कोई भी मॉलिक्यूल्स का 3D अरेंजमेंट, एक स्पेस में कैसा उनका अरेंजमेंट होगा, उसको बदले बिना ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है होस्ट और गेस्ट के बीच में। ठीक है, कि अगर होस्ट और गेस्ट दोनों एक साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उनमें स्टीरियो केमिस्ट्री, उनकी जो त्रिवियम समावयवता, हिंदी में बोलते हैं त्रिवियम समावयवता, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉमन टॉपिक है, क्योंकि लाइफ साइंस का जनरली जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, बट ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, तो ये एक कॉमन टॉपिक है, किसमें, जूलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। जूलॉजी बोलो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और
जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, अब जैसे एक ऊपर था होस्ट लार्ज होना चाहिए और गेस्ट स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास एक गिलास है, कप मान लो, गिलास मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, और ये मेरे पास एक छोटी बोल है, तो ये क्या है, मेरे पास होस्ट है और ये क्या है, गेस्ट। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें होस्ट क्या होता है, बड़े साइज का होता है, गेस्ट स्मॉल साइज का होता है, और उसमें एकदम फिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक लाइन आएगी कि वो स्टेरिकली फिट होना चाहिए। स्टेरिकली का मतलब एक जितनी भी उसकी क्राउडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट अपने बोलते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल पे साइड वाले बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े हो, ठीक है, एक बड़ा है साइज में और वो अगर छोटी चेयर पे फिट नहीं हो सकता, बट उसके लिए एक बड़ी चेयर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। बट अगर कोई थिन है, कोई पतला है, कोई छोटा है, तो वो एक छोटी सी चेयर पर भी एडजस्ट कर लेगा। वैसे ही इसमें ये होता है। अभी हम इसको एक एंजाइम मॉडल की तरह पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद इसको जनरल लाइफ से, जो अपने लाइफ में जैसे होस्ट आते हैं, जब अपने घर पे मेहमान आते हैं, उनसे भी रिलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है किस किस में, होस्ट में और गेस्ट में, तो उसमें ना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं बनते। कौन से फोर्स बनते हैं, कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, देखो बॉन्ड बनना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना होता है, बट अगर थोड़े टाइम के लिए किसी के साथ अपने बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वीक डायरेक्शन फोर्सेस या वीक इंटरेक्शंस होते हैं। वीक इंटरेक्शंस में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आते हैं, और ये यहाँ पे पाई है, टी नहीं है यहाँ पे, ये पाई स्टैकिंग है। जो पाई बॉन्ड बनना एक अलग चीज़ है, पाई स्टैकिंग इंटरेक्शंस अलग होते हैं। जैसे कि अपने को लगता है कि पाई बॉन्ड बन रहा है, बट वो होता नहीं है। ठीक है, और नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ये होते हैं वीक इंटरेक्शंस अपने पास। इसको जनरल लाइफ में ले तो आपको देखो कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका उनके साथ एक परमानेंट बॉन्ड बन ही गया। वो एक दिन रुकेंगे, कई आते हैं जो 2 घंटे के लिए रुकने के लिए आते हैं, कई आते हैं जो 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो क्या हो गए, वीक इंटरेक्शंस हो गए। बट आप अपनी फैमिली में अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहते हैं, तो वो आपका क्या है, एक परमानेंट बॉन्ड है उनके साथ, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉर्मल जैसे होता है कि अगर लड़की की शादी हो जाए तो वो जाती है ससुराल, तो उसके ससुराल वालों के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है थोड़े टाइम बाद में, क्योंकि उसको परमानेंट वहीं पे रहना पड़ता है। बट अगर दामाद अपने ससुराल आए, यानी कि लड़की के मायके आए, तो वो 1 या 2 दिन ही रुकता है, तो वो उसका क्या होता है, एक वीक इंटरेक्शंस होता है, जो अपने इस डेली लाइफ से थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट करके समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि फॉर इंटरेक्शंस टू अगर होस्ट मॉलिक्यूल कंटेन ए कैविटी ऑफ साइज इन विच गेस्ट मॉलिक्यूल फिट्स स्टेरिकली वेल, कैविटी होनी चाहिए। अब अपने घर पे मेहमान आते हैं, घर पे आए, अपने पास घर ही नहीं है, मतलब बाहर रह रहे हैं, कहीं कोई बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पे अपने किसी भी जो गेस्ट है अपने उसको वेलकम नहीं कर सकते। अपने पास बड़ा घर होना चाहिए, एक बड़ा घर होना चाहिए, उसमें 3-4 कमरे होने चाहिए कि एक में हम जो बच्चे रह ले, एक में पेरेंट्स रह ले, और एक में अगर कोई गेस्ट आए तो उनको भी रख सके। अगर बड़ा घर होगा तभी उसमें उनको स्टेरिकली फिट कर सकते हैं, कि अगर अपने घर में कमरे में एक ही कमरा है तो उस एक कमरे में आप 10 जने नहीं एडजस्ट हो सकते। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक बड़ा घर होना चाहिए, बहुत सारे कमरे होने चाहिए, ताकि गेस्ट 1 आए, 2 आए या 10 आए अपने उनको एडजस्ट कर सके। अगर नहीं हो रहे कमरे तो भाई छत पे सुला दो, छत भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इसीलिए इसमें बोला गया कि आपके पास जो होस्ट मॉलिक्यूल है उसके पास एक कैविटी होनी चाहिए। कैविटी का मतलब क्या होता है, खोखला, अंदर से खोखला हो, अंदर से खोखला होगा, इसीलिए जो गेस्ट मॉलिक्यूल आएगा वो उसके अंदर, जैसे अभी पीछे किया ना अपनों ने, ये क्या था, गिलास, ये अंदर से खाली है, इसीलिए ये जो गेंद आई ये इसके अंदर स्टेरिकली फिट हो गई।
ये ऐसे स्टेरिकली फिट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बाइंडिंग साइट इन होस्ट मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली अलाइन टू मेंटेन कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। सब यूनिट्स कौन सी हो गई? सब यूनिट्स क्या मानेंगे? होस्ट और ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे? सब यूनिट्स। अब उसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी उनको रखनी चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो एकदम लाइन में होने चाहिए। गेस्ट आ रहे हैं घर पे, तो उनको ऐसा तो है नहीं कि अपनी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जैसे आए हैं वो वैसे नहीं जाएंगे, वो वैसे ही जाएंगे। अपने उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे कि कोई आया अपने गेस्ट में उनको मार के और फिर भेज दिया, ठीक है, उसको हाथ पैर तोड़ दिए। तो अगर हाथ पैर तोड़ दिए तो उसकी क्या होगी? जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी थी, मतलब जो उसके फीचर्स थे वो वैसे नहीं रहे, उनको चेंज कर दिया। बट अगर जैसा वो आया था गेस्ट वैसा के वैसा वापस चला गया, तो इसका मतलब जो होस्ट और गेस्ट थे ना, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस हुए थे वो अच्छे से हुए थे। अच्छे से हुए तो उनके बीच में जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो जैसा था, ठीक है, वो वैसे ही रहा। ना तो गेस्ट ने होस्ट को कोई हार्म पहुंचाया और ना ही जो गेस्ट था उन्होंने होस्ट को कोई नुकसान पहुंचाया, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को बराबर रखा। अच्छा, एक होता है इसमें स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिकली फिट। स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिकली फिट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो भी बॉन्ड्स है, जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनको स्टेबलाइज करना। जैसे इसमें लिखा है स्टेबलाइजिंग टू देयर इंटरेक्शंस, कि जो भी इंटरेक्शंस उनके बीच में हो रहे हैं, जो भी पीछे वीक बॉन्ड ऑफ इंटरेक्शंस अपनों ने पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे? हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रो वाले के, और पाई स्टैकिंग पढ़ा था, नॉन कोवेलेंट पढ़े थे। अगर वो कोई भी उनमें से कोई भी इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो क्या होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। और अगर वो इंटरेक्शन सारे स्टेबल हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कि वो सारे के सारे क्या है? स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिकली फिट है। नेक्स्ट है अपने पास होस्ट एंड गेस्ट रिकॉग्नाइज ईच अदर थ्रू नॉन कोवेलेंट फोर्सेस। अभी देखो, नॉन कोवेलेंट फोर्सेस की अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो वो जनरली क्या होगा? नॉन कोवेलेंट ही होगा। नॉन कोवेलेंट का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं बनना। तो अगर नॉन कोवेलेंट क्योंकि देखो अगर होस्ट है, ये होस्ट हुआ और ये आ गया अपने पास गेस्ट, तो ऐसा तो है नहीं कि इसी का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आएगा या फिर इसी का वन इक्विवेलेंट ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे गेस्ट आएंगे, बहुत सारे ही होस्ट होंगे, ठीक है। बट इन दोनों कौन से होस्ट के साथ, कौन से मॉलिक्यूल के साथ कौन सा गेस्ट मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस करेगा? कौन से? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस करेगा। वो परफेक्ट जो इंटरेक्शंस होंगे उन्हीं इंटरेक्शंस के बेसिस पे अपने उन दोनों को अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो स्टडी करेंगे उस फॉर्म का क्या नाम होगा? मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन यूज टू आइडेंटिफाई देयर सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब अगर आपका फेवरेट कज़न आ जाए आपके घर में तो आप उसके साथ बहुत अच्छे से सुटेबल हो, ठीक है। बट अगर नहीं आया, कोई और आ गया, तो उसके साथ आप सुटेबल नहीं हो, तो आपके मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके उस फेवरेट कज़न को ही घर पे बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही इसमें होता है कि बहुत सारे होस्ट होते हैं, बहुत सारे गेस्ट होते हैं, उनमें से अपने को एक वो नॉन कोवेलेंट फोर्स इंटरेक्शंस वाला ग्रुप अपने को करना है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने क्या करते हैं? मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंटरेक्शंस करवाते हैं, फिर उनमें एक वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के लिए सुटेबल है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें द सुटेबिलिटी ऑफ each other brings about operations of attractive forces and order as well as decrease in entropy। अच्छा, सबसे पहले तो क्या एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। क्या होती है? रैंडमनेस ऑफ एटम्स बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, कुछ भी बोलो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये होती है एंट्रोपी कि अगर सुटेबिलिटी हो गई, ठीक है, तो उनके साथ साथ क्या होगी कि अगर आप किसी के साथ पहले सुटेबल नहीं हो तो आप इधर उधर भागोगे,
कि नहीं मेरे इसके साथ बन नहीं रही है, मैंने नहीं बात करनी ऐसे। बट एक बार आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, कंफर्ट जोन में आ जाओ, तो वहाँ पे आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि आपकी रैंडमनेस, जो रैंडमनेस थी, जो आप इधर उधर भाग रहे थे, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो क्यों होगी, रैंडमनेस कम कैसे होगी, कि जो आपके ऑपरेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी इसके हिंदी में भी, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में भी पढ़ लो। एक दूसरे की यह उपयुक्तता, यानी कि एक दूसरे के साथ जब वो एक दूसरे के साथ स्टेबल हो जाए, सुटेबल हो जाए, तो उनके जो आकर्षक बल लगेंगे, क्योंकि पहले क्या होते थे, वीक इंटरेक्शन होते थे, फिर अगर आप उसके साथ सुटेबल हो गए तो फिर धीरे धीरे आपके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होने लगेंगे। और उन आकर्षक बलों और व्यवस्था के साथ साथ अगर वो अच्छे से हो रही है तो आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, आपकी रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ एंट्रोपी एज वेल एज एंटी एसोसिएटिव फोर्सेस आर कंपनसेटेड बाय फैक्टर्स सच एज सॉल्वेशन। अच्छा, एंटी एसोसिएटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, वो फोर्सेस हिंदी में लिख दूं, वो फोर्सेस जो एसोसिएशन ना करने दे, ठीक है, वो फोर्सेस जो एसोसिएशन को एंटी, उसके विरोध में जाए, ठीक है। और उनको कम करने के लिए क्या होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। देखो एंट्रोपी है, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, अगर मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे तो वो क्या होगा, जो भी अपने फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, वो अपने नहीं कर पाएंगे। और अगर एंटी एसोसिएटिव फोर्सेस मतलब अगर अपने जो इंटरेक्शंस करवाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो हम कैसे, कौन से मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए उन फोर्सेस को कंपनसेट करने के लिए, यानी कि उनको ओवरकम करने के लिए, कि हाँ अगर ये वाले फैक्टर्स लग रहे हैं तो इनको अपने को कम करना है, तो उसके लिए अपने एक फैक्टर का यूज करते हैं, जैसे कि सॉल्वेशन। कोई भी रिएक्शन करवानी होती है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये होस्ट है, ये गेस्ट है, और ये क्या है, अपने इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्वेशन का मतलब कोई भी सॉल्वेंट डाल देना, सॉल्वेंट मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वरी करेगा, बट अभी अपने H2O या फिर अल्कोहल ले सकते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा अपने पास होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल्स का। अब अगर जनरल लाइफ में देखें तो क्या, अभी हिंदी में देखो इसको, कि एंट्रोपी की प्रतिकूल स्थितियों में साथ साथ विरोधी विलयन द्वारा, कारकों द्वारा की जाती है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में देखो कि आपका फेवरेट कजन, कुछ भी, कि आपके फेवरेट रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार तो वैसे नहीं इतना पता लगता, नहीं अच्छे लगते, बट आ गए कोई, ठीक है, आपका कज़न आ गया, तो आप उछलोगे, आप खुश होगे, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी उसकी, आपकी रैंडमनेस बढ़ेगी, आप इधर से उधर भागोगे, आप कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है। फिर सॉल्वेशन का काम कौन करेगा, माता जी, ठीक है। मम्मी हमेशा सॉल्वेशन का काम करती है, वो आएंगे, आपको बोलेंगे कि आप ऐसा मत करो, तो आप एक जगह शांति से बैठ जाओगे, और फिर आप दोनों का क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और आराम से बैठ के एक जगह फिर आप बातें वगैरह करोगे। तो वही यहाँ पे होता है कि पहले मॉलिक्यूल इधर उधर भागते रहते हैं, जैसे ही सॉल्वेशन का यूज़ किया, कोई भी सॉल्वेंट, वो अल्कोहल भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो लिक्विड अमोनिया भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जो रिएक्शन के बिहाफ में अपने को चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये क्या होता है, सॉल्वेशन क्या करता है, एंट्रोपी को डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें मोर कंपनसेटेड बाय नॉन कोवलेंट बाइंडिंग रिएक्शन। ये तो मैं बता चुकी हूँ कि अगर ये कुछ मतलब सॉल्वेशन का फैक्टर तो लगता ही लगता है, बट उसके बाद अगर इन चीज़ों को कम करना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ नॉन कोवलेंट बाइंडिंग। नॉन कोवलेंट कैसे होता है, देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या बनता है, ए और बी, ये तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं ए से बी ऐसे करूं तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोवलेंट और ये हो गया कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया सहसंयोजक बंध, और ये क्या हो गया उप सहसंयोजक बंध। बट अगर मैंने ऐसा किया कुछ,
ये क्या हुआ, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या होता है, वीक इंटरेक्शंस होते हैं। एक इस तरह का अगर कोई इंटरेक्शंस हो रहा है, मान लो कुछ कैविटी बनी हुई है, जैसे होस्ट का काम क्राउन ईथर्स होते हैं, वो होस्ट का काम करते हैं, ठीक है। क्राउन ईथर क्या है, एक कैविटी टाइप होती है स्ट्रक्चर्स, और उसके अंदर जाके क्या होता है, होस्ट फिट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे करके देखते हैं, ये हो गया। ये मान लो मेरे पास एक कैविटी है, मान लो, ठीक है। अब मेरे को इसमें कुछ होस्ट को फिट करना है, तो मैं होस्ट लाऊंगी इधर, और अब ये क्या करेगा, इन सभी के साथ वीक इंटरेक्शंस करेगा। क्या करेगा, वीक इंटरेक्शंस करेगा। अब जैसे ये हो रहा है, तो अगर इंटरेक्शंस भले ही वीक है बट है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वो खड़ा खड़ा नहीं जाएगा, वो कुछ देर बैठेगा, चाय पानी पिएगा। अगर वो चाय पानी पी रहा है तो वो उसमें आपके साथ क्या हो गए, कुछ इंटरेक्शंस बन गए, कुछ वीक इंटरेक्शंस ही बने, ठीक है, बट वो इंटरेक्शंस बने हैं उसके साथ। नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन रेट एनहांस व्हेन बाइंडिंग साइट हैज फंक्शनलिटी विच कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग with bond of guest molecules and also when transition state of the reaction is stabilized। अच्छा, अब अपने सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे कि होस्ट आता है, गेस्ट होते हैं, ये नहीं पढ़ रहे, अपने एक मॉडल पढ़ रहे हैं उसके भी हाफ पे। अल्टीमेटली अपने को क्या करवाना है, एक कंप्लीट रिएक्शन ही करवानी है। तो अगर मैं कोई रिएक्शन करवा रही हूँ, आप और हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबस्ट्रेट लिया, एंजाइम लिया, उनका कॉम्प्लेक्स बना दिया, बट फिर भी अपने को रिएक्शन की रेट वो वैसी नहीं मिल पा रही है। तो उसका मतलब अपने क्या करेंगे, उसकी जो बाइंडिंग साइट है उसको एनहांस करेंगे, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब कि अगर उसकी बाइंडिंग साइट है ना, उसकी फंक्शन, वो ऐसा फंक्शन करना चाहिए कि जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है बॉन्ड और ये होस्ट और गेस्ट के साथ, गेस्ट मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्शंस हो रही है वो अच्छे से होए, उसके साथ बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, देखो अगर अपने इस होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल की रिएक्शंस का इस मॉडल के बिहाफ पे अपने अगर वर्क कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी, क्योंकि अगर वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होंगे तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट ही मानी जाएगी। बट शर्त क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है रिएक्शन में जो बन रही है वो क्या होनी चाहिए, स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए। स्टेबलाइज होगी, इसीलिए रिएक्शन की रेट क्या होगी, एनहांस का मतलब बढ़ना। अगर जो भी होस्ट है उसकी रिएक्टिंग साइट, बाइंडिंग साइट और गेस्ट की मॉलिक्यूल की बाइंडिंग साइट, एक तो दोनों में क्या क्या फंक्शन होना चाहिए कि वो एक दूसरे से बॉन्ड के साथ रिएक्ट करने के कैपेबल होनी चाहिए। सेकंड, उसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होनी चाहिए, स्टेबलाइज होनी चाहिए, ठीक है। और अभी जो अपनों ने मॉडल पढ़ा कि होस्ट ऐसे होते हैं, गेस्ट ऐसे होते हैं, और कैसे उनके साथ रिएक्शंस होती हैं, कैसे उनके साथ इंटरेक्शंस होते हैं, वो सब क्या है, अब इसमें नेक्स्ट में पढ़ा है कि दिस इज एग्जैक्टली हैपन इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस में ये ही होता है, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ ये बोला है कि उनकी जब एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स का जनरली क्या होता है कि वो कैटेलाइज करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं। कैटालाइज करने का या फिर कैटालिस्ट की तरह बिहेव करने का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उसको बढ़ा देते हैं। कैटालिस्ट ना तो उसमें कुछ रिएक्ट करते हैं, ना उनकी फॉर्म में कुछ चेंज आता है, ना ही सबस्ट्रेट की फॉर्म में चेंज आता है, बट वो क्या करते हैं, सिर्फ उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। यानी कि जनरल अगर इसका ग्राफ बनाए, पहले यहाँ पे जा रहा था ग्राफ, और फिर मैंने क्या किया, इसमें एंजाइम ऐड कर दी, यानी कि कैटालिस्ट ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे जा रहा है। पहले इसकी पीक कुछ यहाँ पे आ रही थी, अब इसकी पीक यहाँ पे आ रही है। पीक से और यहाँ से जब अपने करते हैं तो ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि जो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए अपने को एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। पहले वाले में जब
एंजाइम या कैटलिस्ट अपने नहीं डाला था तब वो ज़्यादा थी, फिर क्या होगी, कम होगी। इसीलिए इसमें बोला है कि हाई कैटालिक एक्टिविटी के लिए अपने को ये मॉडल, इस मॉडल के बिहाफ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट इसमें है कि so the concept of molecular recognition may be utilized to design appropriate host get combination। अब देखो मॉडल पढ़ा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये जो मॉडल्स है ना ये पॉलिंग ने दिए। पॉलिंग ने इस मॉडल कब दिए, 1946 में, और इस मॉडल के बिहाफ पे उसने बहुत सारे आर्टिफिशियल एंजाइम और एंजाइम मॉडल को बनाया, उसने भी बनाया, उसकी टीम ने बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कंसेप्ट मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन का उन्होंने जनरली कंसेप्ट देखा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें वो मॉलिक्यूल पेयर को छांटना जिसमें बढ़िया से बढ़िया इंटरेक्शंस हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को यूज़ करके होस्ट गेस्ट कॉम्बिनेशन बनाए गए, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए गए जो आर्टिफिशियल एंजाइम्स की तरह बिहेव कर पाए, ठीक है। उसके बाद है दिस मॉडल यूज टू डिजाइन इवेल्युएशन ऑफ सिंथेटिक रिसेप्टर्स। सिंथेटिक रिसेप्टर्स का मतलब रिसेप्टर कौन से होते हैं, पहले बताया था शुरू में, रिसेप्टर कौन होते हैं, होस्ट, ठीक है। जो होस्ट होते हैं, जो होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, मेजबान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसेप्टर्स का काम करते हैं, रिसीव करने का, कि अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम क्या हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, और जो गेस्ट है वो तो गेस्ट है ही, ठीक है, वो तो अतिथि देवो भव। बट इसमें क्या है कि रिसेप्टर क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, और सिंथेटिक जो ऊपर अपनों ने जितनी भी बातें पढ़ी इस मॉडल के बारे में, ठीक है, तो उसको इवेल्युएट करके क्या बनाए गए, सिंथेटिक रिसेप्टर्स बनाए गए, ठीक है। जैसे अभी पहले कोविड का कुछ नहीं था, बट फिर क्या हुआ, कोविड की वैक्सीन आई और उनको कैसे डिज़ाइन किया गया, कुछ इस तरह से ही बायोलॉजी में, केमिकल साइंस में क्या होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, उनको देख के, उनको स्टडी करके साइंटिस्ट ने फिर, और जो कोरोना का वायरस था उसको स्टडी करके कि वो कैसे फैल रहा है, कैसे हो रहा है, और वो वैक्सीन तैयार की गई। तो वो वैक्सीन ऐसे तो है नहीं कि अपनी बॉडी ने तैयार की थी, वो बाहर थी, लैब्स में तैयार हुई, तो वो एक बाहर तैयार होना मतलब सिंथेटिक। तो उसी तरह से बाहर एंजाइम्स भी तैयार होते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको बाहर से वैक्सीनेशन लेना पड़ता है, ठीक है, तो उसके वो एंजाइम्स में, क्योंकि कई बार होती है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो बॉडी में वो कम हो जाती है, उनकी रेट कम हो जाती है, तो उनको एनहांस करने के लिए बाहर से इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो इंजेक्शन किसी के भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, कई बार हार्मोनल कम हो जाते हैं, हार्मोनल एक्टिविटी के लिए भी इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो वो इन्हीं सब मॉडल्स पे बेसिस करके, इवेल्युएट करके, और फिर उनको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं एंजाइम मिमिक्स का, मतलब मिमिक्स का क्या होता है, नकल करना, ठीक है। कि अब यही बातें हैं कि अगर आप आर्टिफिशियली कोई चीज़ को तैयार कर रहे हो, कोई एंजाइम की नकल कर रहे हो, तो उसमें फिर अगर बॉडी में वो जितनी क्वांटिटी में बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। बट अगर अपने बाहर बना रहे तो अपने उसकी जो भी क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी है, वो कितनी भी एनहांस कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एंजाइम्स की नकल तैयार की। कैसे की, हाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी, जो शुरू में बताया था कि स्टीरियो सिलेक्टिव होना चाहिए, उनकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या था, हाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी होनी चाहिए। सेकेंड, हाई कैटालिटिक टर्नओवर, यानी कि अभी एंजाइम्स कैटालिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं, तो उनकी टर्नओवर कैटालिटिक जो है वो पावर है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, हाई रिएक्शन रेट, जो रिएक्शंस की रेट है। अब अल्टीमेटली ये मॉडल क्यों पढ़ा, क्यों एंजाइम्स बनाए, क्यों किया, रिएक्शंस की रेट को हाई करने के लिए, कि जो रिएक्शन अपने पास 4 या 5 दिन में पूरी हो रही है वो 1 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसकी कैटालिटिक टर्नओवर इतनी आ जाए, उसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो अपने को 1 दिन में ही उतना प्रोडक्ट दे दे जितना अपने को 5 दिन में मिल रहा है। इसीलिए बाहर एंजाइम्स तैयार किए जाते हैं और उनको तैयार करने में टेम्परेचर, प्रेशर और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब एंजाइम्स की नकल करना क्यों ज़रूरी था और कैसे नकल की गई? हाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी, हाई कैटालिटिक टर्नओवर और हाई रिएक्शन रेट्स के साथ साथ। अच्छा, टर्नओवर क्या होता है? जनरली सुना होगा घर पे भी कि अपने पापा और बोलते हैं कि आज एक साल में इतनी टर्नओवर हो गई। अगर किसान से है, कोई किसान है तो वैसे टर्नओवर तो नहीं बोलते एक्चुअली, नाम उसका घर पे कुछ और ही बोलते हैं, बट अल्टीमेटली उनका मीनिंग क्या होता है कि इतने टाइम में अपने को इतनी इनकम हुई है, या फिर अपनों ने इतनी चीज़ें बेची है, इतनी चीज़ें खरीदी है, तो उसके हिसाब से इतनी टर्नओवर हुई है अपनी। तो एग्जैक्ट इस अब एंजाइम्स में इसका मतलब क्या होता है? एंजाइम्स में टर्नओवर का क्या होता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ कैटलिस्ट इन यूनिट टाइम। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब जो अपने होस्ट होता है, ठीक है, उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें? अब जो सबस्ट्रेट है वो तो प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, किसमें ट्रांसफर हो रहे हैं? प्रोडक्ट में, बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ कैटलिस्ट इज यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब पर टाइम, जैसे पर यूनिट टाइम बोलते हैं। अब पर यूनिट टाइम में क्या होता है? पर मिनट हो सकता है, पर सेकंड हो सकता है, पर आवर हो सकता है, वो उस एंजाइम की कैटालिटिक जो पावर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि टर्नओवर क्या होती है? जो भी सबस्ट्रेट होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कैटालिस्ट, एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एक यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकता है, किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये आपका था कंप्लीट एंजाइम मॉडल। ये आपका था फर्स्ट एंजाइम मॉडल। इसके आगे बहुत सारे हैं, कम से कम आपके सिलेबस में 5-7 मॉडल्स हैं, वो अपने डे बाय डे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एंजाइम मॉडल था। और कौन सा था ये था आपका होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री। और इसको ये ऐसा है कि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको अपनी जनरल लाइफ में भी सोच सकते हो कि अगर होस्ट और गेस्ट है, इसमें केमिस्ट्री दे दिया, वैसे भी अपने घर पे आते ही रहते हैं मेहमान, तो हर एक लाइन इस पूरे मॉडल की एक एक लाइन अगर आप जनरल लाइफ अपने डेली लाइफ के साथ में जोड़ोगे तो आपको बहुत जल्दी से इस चीज़ को याद होगा और जल्दी से इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। ओके।